अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फॉर यू न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। साल में 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए अब कोई इनकम टैक्स नहीं। निर्मला सीतारमण ने आम बजट किया पेश। कहा मिडिल क्लास के टैक्सों में कमी आएगी, लोगों के हाथों में पैसा होगा ज्यादा। बीस लाख और 24 लाख के दरमियान कमाने वालों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। जिंदगी बचाने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी की गई बर्खास्त। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बैटरीज भी हुई सस्ती। आम बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सख्त नाराजगी। कहा बजट का हदफ 25 लोगों को फायदा पहुंचाना है। दिल्ली में अमित शाह की इंतखाबी मुहिम जारी। अरविंद केजरीवाल के लाइफ स्टाइल पर की तनकीद। और हमास ने 3 हॉस्टेजेस को छोड़ा। इसराइल ने 183 फलस्तीनी कैदियों को किया रिहा। रमल्ला में जश्न। और अब पेश है खबरें तफसील से। साल में 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए अब कोई इनकम टैक्स नहीं है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अपना रिकॉर्ड 8वां बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास तबके को बड़ी राहत दी है। तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजमीन साल में 12,75,000 कमाने तक अब टैक्स नहीं देंगे। टैक्स के ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान कर रही हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। नए ढांचे से मिडिल क्लास के टैक्स में कमी आएगी और उनके हाथों में ज्यादा पैसा होगा। वो ज्यादा बचत कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और इस्तेमाल की चीजें भी खरीद सकेंगे। On the capex, I think there are two things playing out. One, of course, this particular year has had the elections happening, and because of that, both central government and state governments were catching up with investment, public spending on investments only from the second and the third quarter, so it showed. It's equally true that when fundamental requirements are taken care of, when you're bringing in additional overhead, there is a pace at which those additions happen. So it's not as if there is no thirst for capital expenditure, but now it will be at a pace in which you can build on each one of the developments that you've done prior. So it will continue. There are some departments which will need more. There are others who will probably reach a plateau, but expenditure will have to continue even in them. So the heads where the capital expenditure will happen will vary, but expenditure will happen in building as well. वज़ीर फाइनेंस ने टैक्स स्लैब में तब्दीलियों का ऐलान किया है। 20 लाख और 24 लाख के दरमियान कमाने वालों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। बीजेपी एमपीज की तालियों और मेजों की थपथपाहट के दरमियान नए टैक्स ढांचे का ऐलान किया गया। वज़ीर फाइनेंस ने बेसिक कस्टम ड्यूटी में कई तब्दीलियों का ऐलान किया है। इससे बाज़ चीज़ें महंगी और बाज़ चीज़ें सस्ती होंगी। कैंसर और दीगर बीमारियों से मुतासिर मरीजों को राहत देते हुए जिंदगी बचाने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी बर्खास्त की गई। बजट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने को अहमियत दी गई है। ट्रेड इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए बाज़ कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बैटरीज भी बजट के नतीजे में सस्ती होंगी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। 1 करोड़ एमएसएमईज मजबूत होंगे। 1,59,000 स्टार्टअप्स के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 करोड़ लोग अब इनकम टैक्स देने से बच जाएंगे। वजीर फाइनेंस ने 20,000 करोड़ के न्यूक्लियर मिशन का ऐलान किया ताकि मुल्क में एटॉमिक पावर को मजबूत किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कानून में तब्दीली की तजवीज़ पेश की। निर्मला सीतारमण ने अपना मुसलसिल 8वां बजट पेश करते हुए एक तारीख बनाई है। वजीर फाइनेंस ने ज़राअत के साथ अपना बजट शुरू किया, लेकिन किसानों के मुतालबात पर वो खामोश रहीं। किसान MSP की कानूनी जमानत और दूसरे मुतालबात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 6 शोबेजात शहरी तरक्की, टैक्सेशन, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, पावर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सुधार ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट 2025 को जनता जनार्दन का बजट करार दिया है और कहा है कि इसमें अवाम की भलाई पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे इंडिया की तरक्की के सफर में एक अहम मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ इंडियंस की उमंगों का बजट है। इससे हर शहरी का ख्वाब पूरा हुआ है। हमने नौजवानों के लिए कई सेक्टर्स खोले हैं और आम आदमी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मिशन में अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बजट से इन्वेस्टमेंट, इस्तेमाल और तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में एक बुनियादी तब्दीली की गई है। ज़्यादातर बजट में सरकारी खजाने भरने पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस बजट में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि शहरियों के हाथ में पैसा ज्यादा हो। इंडस्ट्री ने बजट पर खुशी का इजहार किया है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने आज लोकसभा में मरकजी बजट 2025-26 पेश करने पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का कहना है कि अपोजिशन ने पिछली बार भी यही इल्जामात लगाए थे। महाराष्ट्र रियासत में टैक्स दहिंदगान की एक बड़ी तादाद है जो बजट से फायदा उठाएंगे। जो मायूस हैं वो अपनी मायूसी को पीछे छोड़ देंगे और इस बजट का खैर मकदम करेंगे। ये बजट अवाम का बजट है। महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट टैक्स करा है, लेकिन महाराष्ट्र के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा आरोप लगाया। विपक्ष वाले को पिछले समय भी ऐसे ही विपक्ष ने आरोप लगाए थे। ये महाराष्ट्र क्या देश में ही है ना हमारे, तो महाराष्ट्र भी इंक्लूड है इसमें। हमारे टैक्स पेयर सबसे ज्यादा है तो हमारे को ज्यादा फायदा होगा, हमारे किसानों को ज्यादा फायदा होगा, हमारे महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा काम चालू है, उसमें हमें ज्यादा फायदा होगा। हर योजना में इसमें केंद्र सरकार ने पैसे दिए हुए हैं। पिछली बार भी ये जो रेलवे हो, मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, वाड़वन पोर्ट हो, 76,000 करोड़ का एक ही प्रोजेक्ट है। कितना बड़े इकोनॉमी बूस्ट होगी, पूरा वहां का पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में भी पैसे दिए, केंद्र से पैसे दिए, और इस बजट में भी वैसे ही है। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये कितना भी अच्छा करे, ये तो सभी लोगों ने स्वागत किया है। ये जो बजट की विशेषता जो है, दिल्ली के सदर बाजार में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए लोकसभा के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि आज बजट पेश किया गया। बजट का हदफ 25 लोगों को फायदा पहुंचाना था। वो आपको थोड़ा सा देंगे, वो थोड़ा सा टैक्स माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप बजट का हदफ देखें तो 20 से 25 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पैसा फराहम करना है। हिंदुस्तान में 50% पसमानदा तबका, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% अक़लियतें और फर्ज करें कि 5% गरीब और आम तबके के लोग हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों, बड़ी कंपनियों
के मालिकान को देखो, बड़े जजों की फहरिस्त निकालो और मुझे दिखाएं कि पसमानदा तबके से कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन अक़लियत है, कितने गरीब आम तबके से हैं वो मुंतखब लोग हैं। बड़े ओहदों पर बैठे तमाम के तमाम बीजेपी के दोस्त हैं। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आजकल सियासत में इस्तेमाल होने वाली जबान की सतह गिर गई है और सिर्फ एक शख्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे पास सिर्फ चंद रहनुमा रह गए हैं जो ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। राहुल गांधी कभी भी किसी के लिए नाजेबा जबान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात की और सिर्फ बहन की बात की। इस पर उन्होंने जो फोर्थ ट्वीट किया था, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए। इस तरह की भाषा जो आपके कल तक सहयोगी थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे केजरीवाल से? देखिए, आजकल जो भाषा है, जनरली जो राजनीति में जो भाषा और जो सार्वजनिक जीवन में है, उसका स्तर गिर चुका है और इसके लिए एक जना दोषी नहीं है, सारे हैं, सब है, सब शामिल है। मेरे ख्याल से हम कुछ ही नेता बचे हैं जो इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करें। सोनिया विहार में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अन्ना की तहरीक के दौरान अरविंद केजरीवाल ऊंची आवाज़ में कहा करते थे कि वो कोई सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, वो कांग्रेस की हिमायत नहीं लेंगे। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का हलफ तोड़ा और कांग्रेस की हिमायत लेकर वज़ीर आला बन गए। उन्होंने कहा कि वो गाड़ी, सिक्योरिटी या बंगला नहीं लेंगे, लेकिन एक को छोड़ देंगे। उन्होंने 4 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया है। मुस्तफाबाद में एक जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पुरतअय्युश सहूलियात के साथ 50,000 गज का बंगला बनाया है। न सिर्फ 51 करोड़ रुपए के शीश महल बनाए गए, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले भी किए गए। उन्होंने कहा कि 28,000 करोड़ का शराब घोटाला किया गया, 5,600 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला किया गया, 4,500 करोड़ का डीटीसी बस घोटाला, 1,300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया गया। अमित शाह ने उनके घर में लगाए गए आलीशान अशिया को गिनवाया। भाइयों बहनों, हजारों की संख्या में दूर दूर तक खड़े, किसी का 50,000 गज का मकान है क्या रहने का? आपका मकान 50,000 गज का है क्या? जोर से बोलो, है क्या? अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? मोटराइज रिमोट से खुलने वाले पर्दे लगे हैं क्या? 17 लाख के ऑटोमेटिक ताली बजाकर खुलने वाले दरवाजे लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी आपके घर में है क्या? 50 लाख की कालीन है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है क्या? और 10 लाख का रिक्लाइनर सोफा है क्या? चांदनी चौक में एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये बहुत वाज़ेह है कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में क्या काम किया है। उन्हें दिल्ली में पीने का पानी मिला और सीवर की सफाई समेत कई काम करवाए गए। वो दिन रात काम करती थी। अरविंद केजरीवाल ने उन पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो सियासत लोगों को अपने और दूसरों के दरमियान लड़ाती है, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 80% तकरीर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने पर ख़त्म होती है। वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जवाहरलाल नेहरू पर लगाते हैं। आज परिस्थितियां ये हैं
कि यहाँ पे दिल्ली में खास तरह की दो राजनीति चली। पहले 10 साल से तो आपकी है, आम आदमी पार्टी की। उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, भाजपा थी। अब शीला जी की राजनीति अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट है कि शीला जी ने काम क्या किया, बहुत स्पष्ट है। हर एक दिल्ली वाले को मालूम होगा। सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाए। ये जितने मॉल खड़े हैं उनके समय से बने। उन्होंने नींव डाली, सुअर की सफाई का काम किया, पेयजल दिलवाया, बड़े बड़े ऐसे काम किए जिससे आपके जीवन में सुविधा आई। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे और यहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफें की। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में इस तरह की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितनी तेजी से संभाल लिया गया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए किए गए इंतजाम तारीख में लिखे गए हैं। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि यह बहुत अफसोसनाक है कि पार्लियामेंट से 100 मीटर के फासले पर वाक़ई कच्ची आबादी जब हमारे कारकुन इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पहुंचते थे, बीजेपी के गुंडों ने उनकी पिटाई की। हमारे कारकुनों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त थी, लेकिन उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया गया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के अफसर खड़े थे और बीजेपी के गुंडे पुलिस के सामने नारे लगा रहे थे। मैं गया और दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी बरकरार रखने को कहा, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मजाक उड़ाया है। बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के पास, संसद से 100 मीटर की दूरी पे ये झुग्गी है। इस झुग्गी में हमारी कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए आई थी। गौरव जी आए थे, हमारे साथी आए थे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहां पहुंच के इनके साथ मारपीट किए, इनके साथ अभद्रता की और प्रचार करने से रोका, जबकि इनके पास प्रचार करने की बाकायदा परमिशन थी। मुझे इस डोर टू डोर में शामिल होना था। मैं जब यहां पे पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हुए थे और यहां बीजेपी के गुंडे नारेबाजी कर रहे थे लगातार। उसके बाद मैंने जाके सदर बाजार में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए लोकसभा के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो कुछ भी करती है वो सिर्फ अडानी और अंबानी की मदद के लिए करती है। मोहन भागवत का कहना है कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बल्कि वजीर आजम मोदी के इख्तिदार में आने के बाद मिली है। जो भी ये करते हैं अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर मोहन भागवत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी अब मिली है। मोहन भागवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। मरकजी बजट 2025 पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट किसके लिए आया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के अकीदतमंदों को संभालने की सलाहियत शहरों में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट शहर बना रहे थे, बीजेपी के इससे मुताल्लिक क्या इंतजाम कर रही है। स्नान कर बिना त्रिवेणी तक जाए हुए वापस चले गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बजट किसके लिए आ रहा है?
आपकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, आपके शहर ऐसे नहीं जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि हम लोगों को इतना संभाल पाएंगे। आप सोचिए क्यूटो बना रहे हैं आप वाराणसी को, क्या आपकी कैपेसिटी है कि लाखों लोग आ जाए, क्या दर्शन कर लेंगे आप? आपने शहरों को चौक कर दिया है बिल्कुल। शहरों में क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? आप तो स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट वो शहर बसा रहे थे आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, एम्बुलेंस क्या है, तो क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? तो ये मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज हफ्ते को लोकसभा में 2025 और 26 का आम बजट पेश किया। महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट डी के अरोड़ा ने निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट का इस्तकबाल किया और कहा कि आवाम के लिए एक माकूल बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ज़रूरी शोबे और गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है और साथ ही सनती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मराहत दी गई हैं। महबूबनगर जिला एसपी डी जांकी ने एक बयान में बताया कि महबूबनगर में अमन और सलामती के पेश नज़र 1 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक जिले भर में 30 पुलिस एक्ट 1861 को नाफिज किया जाएगा ताकि अमन और सुकून को फ़रोग दिया जा सके। जिला एसपी ने बताया कि चूंकि जिले भर में 30 पुलिस एक्ट 1861 नाफिज है, इसलिए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर या आला पुलिस अफसरान की इजाज़त के बगैर जिले में कोई अवामी जलसा, जुलूस या धरना मुनक्किद नहीं किया जाएगा। ममनुआ हथियार जैसे चाकू, लाठी, झंडा, डंडा, बंदूकें, धमाका खेज मवाद और कोई भी हथियार जो जुर्म को भड़काता है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। महबूबनगर एमएलए श्रीनिवास रेड्डी ने हल्के के कोडोर इलाके में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटरमीडिएट तलबा के लिए अपनी ज़ाती फंड से तामीर करदा साइंस लैब और मोडा फंड से बनाए गए आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तालीमी शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने रवां साल तालीमी बजट में नुमाया इजाफा किया है, जो पिछले 10 सालों के मुकाबले में ज़्यादा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी इदारों की तर्ज पर सरकारी तालीमी इदारों में भी तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां घर में काम करने वाली एक खातून को गोली लग गई। घर के बाहर से किसी नामालूम शख्स ने फायरिंग कर दी। इलेक्ट्रिक लाइनमैन की बीवी को गोली लगने से महकमा बिजली के मुलाजिमीन में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आज दिनांक 31/1/2025 को सीएचसी मौधा द्वारा थाना मौधा पुलिस को ये सूचना दी गई कि अनीता पत्नी पुनीत मंडल निवासी ग्राम पिपरौंदा थाना मौधा क्षेत्र को चोट लग गई है। तत्काल थाना पुलिस ने सीएचसी मौधा जाकर मजरूबा अनीता से बात की। अनीता का कहना था कि करीब शाम 7:30 बजे जब वो घर के बाहर अपने दरवाजे पर अलाव से आग ताप रही थी, तब एकदम से आवाज आई और उसके बाएं हाथ से खून निकलने लगा। हमास ने इसराइल के साथ जंगबंदी समझौते के तहत 3 हॉस्टेजेस को रिहा किया है। इसके बदले इसराइल ने भी दर्जनों फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल पहले मरहले में समझौते के मुताबिक 33 हॉस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। तकरीबन 2000 फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। समझौते के नतीजे में फलस्तीनी नॉर्थ गजा में वापस हो रहे हैं और इंसानी मदद में इजाफा हो रहा है। इसराइल और हमास अगले हफ्ते सीज फायर के दूसरे मरहले में बातचीत शुरू करेंगे। इसमें बाकी हॉस्टेजेस की रिहाई और जंगबंदी को और बढ़ाने के बारे में बातचीत की जाएगी। अगर इस तरह का समझौता नहीं हुआ तो मार्च के शुरू में जंग फिर से शुरू हो सकती है। और इस दौरान इतलात हैं कि बातचीत की तैयारियां जारी हैं। फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बाद रमल्ला पहुंचना शुरू हो गए हैं। हफ्ते को जुमला 183 कैदियों को छोड़ा जाएगा। जैसे ही फलस्तीनी कैदी रमल्ला पहुंचे, वहां जश्न मनाया गया। तकरीबन 9 महीने में पहली बार रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोली गई और जख्मी और बीमार फलस्तीनियों को इलाज के लिए गजा से इजिप्ट ले जाया गया। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि गजा के 50 मरीज और जख्मी इजिप्ट रवाना हुए हैं। इस दौरान फलस्तीनियों ने जश्न मनाते हुए कहा कि फलस्तीनी कैदियों की रिहाई उनकी बड़ी कामयाबी है। उन कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। वो बसों के जरिए रमल्ला पहुंचे। इस मौके पर कैदियों के दोस्त और रिश्तेदार जमा हुए। उनका अपने प्यारों के साथ जज्बाती मिलाप हुआ। इसराइल में भी कैदियों और उनके रिश्तेदारों का जज्बाती मिलाप हुआ। इस दौरान हमास लीडर खलील अल-हय्या ने कहा कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के मकसद हासिल कर लिए गए हैं। हमास ने हफ्ते को जिन 3 हॉस्टेजेस को रिहा किया है, उनमें एक इसराइली अमेरिकन शामिल हैं। इस मरतबा हॉस्टेजेस को मुनज़्ज़म तौर पर रिहा किया गया। पिछली मरतबा इसराइल ने अफरा तफरी के आलम में हॉस्टेजेस को रिहा करने पर एहतजाज किया था और इस वजह से कुछ वक्त के लिए फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी थी।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका लेबनान के लीडरशिप पर दबाव डाल रहा है कि वो हिजबुल्लाह और इसके इत्तेहादियों को अलग थलग कर दे। अहदेदारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बात बताई। मालूम हुआ कि अमेरिका ने लेबनान के नामजद वज़ीर आज़म नवाफ सलाम को इस सिलसिले में पैगाम भेजा है। ऐसा ही पैगाम सदर जोसेफ ऑन को भी भेजा गया। एक दिन पहले इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की थी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए थे। कतर के अमीर शेख तमीम अचानक सीरिया के दौरे पर पहुंचे और सीरिया के आर्जी लीडर अहमद अल-शरह से मुलाकात की। खुद अहमद अल-शरह ने, जो अमलन सीरिया के लीडर हैं, शेख तमीम का इस्तकबाल किया। तवक्का की जा रही है कि कतर सीरिया की दोबारा तामीर में अहम रोल अदा करेगा। कतर मिडिल ईस्ट के बहरानों में मसालिहतकार की हैसियत से सरगर्म रोल अदा करता रहा है। हाल ही में सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ था और अब सीरिया की दोबारा तामीर की बात हो रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में होने वाली झड़पों में 18 फौजी और 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्दों का सफाया किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में यह बात बताई गई। बलूचिस्तान में एक तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी सरगर्म है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बताया कि बलूचिस्तान के खिलात जिले में एक ऑपरेशन में 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। खिलात के ही एक दीगर इलाके में मजीद 11 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन झड़पों में नीम फौजी दस्ते फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 18 जवान हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और के पीके सूबे में हालिया अरसे में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर इजाफी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम दस्तावेजात के बगैर माइग्रेंट्स की बड़ी तादाद के आने के सिलसिले में लगाया गया है। अमेरिका में ट्रंप के दूसरे बार सदर बनने के बाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 2 इंजन का एक हवाई जहाज आबादी वाले इलाके में गिर पड़ा, जिससे एक धमाका हुआ। इस जहाज पर एक मरीज और इसकी मां सवार थे। जुमला 6 लोग हवाई जहाज पर सवार थे, जिनमें बच्चा और मां शामिल थी। जहाज फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और मेक्सिको जा रहा था। इस वजह से इलाके में आग लग गई। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। साल में 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए अब कोई इनकम टैक्स नहीं। निर्मला सीतारमण ने आम बजट किया पेश। कहा, मिडिल क्लास के टैक्स में कमी आएगी, लोगों के हाथों में ज्यादा होगा पैसा। बीस लाख और 24 लाख के दरमियान कमाने वालों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। जिंदगी बचाने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी बर्खास्त। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बैटरीज भी सस्ती। आम बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ की सख्त नाराजगी। कहा, बजट का हदफ 25 लोगों को फायदा पहुंचाना है। दिल्ली में अमित शाह की इंतखाबी मुहिम जारी। अरविंद केजरीवाल के लाइफ स्टाइल पर की तनकीद। और हमास ने 3 हॉस्टेजेस को छोड़ा। इसराइल ने 183 फलस्तीनी कैदियों को किया रिहा। रमल्लाह में जश्न। और नाज़रीन, के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।